हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक हमने बीटा ऑक्सीडेशन में देखा कि डिफरेंट स्टेप्स। अभी तक हम फैटी एसाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक लाए हैं। यदि उससे भी पहले की बात करें तो हमने बीटा ऑक्सीडेशन की 3 स्टेप्स देखी थी, जिसमें फर्स्ट स्टेप थी एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड का एक्टिवेशन करना। सेकंड स्टेप थी ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम, कहाँ से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आए हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। अब उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फैटी एसाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, उसकी बेसिक स्टेप्स कौन कौन सी होगी, आज हम वो देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों बेसिकली प्रीवियस वीडियोस की लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहां जाकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। आज का वीडियो बेस्ड होगा बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड पार्ट, बीटा ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसाइल कोएंजाइम कार्निटिन शटल के थ्रू कहां पर पहुंच चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो आ गया है, बट उसका अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हाइड्रेशन कैसे होगा, कैसे हम फैटी एसाइल कोएंजाइम से बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम को ऑब्टेन करेंगे। वही एसिटाइल कोएंजाइम कहां पर इंटर कर जाएगा, क्रैब्स साइकिल में, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन का मोटो ही यही था, आपको लिपिड से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करना था। किसके थ्रू होगा हमें पता है, उससे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट क्रैब्स साइकिल के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, जिससे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन या एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो वही देख लेते हैं, फैटी एसाइल कोएंजाइम कहां पर आ चुका है, ये आपकी सेल, ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट, ठीक है। कार्निटिन शटल के थ्रू, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, ये कार्निटिन शटल के थ्रू फैटी एसाइल कोएंजाइम कहां पे आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फैटी एसाइल कोएंजाइम कहां आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। कोएंजाइम ए जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आ चुका है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के बाद इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे हाइड्रेशन होगा, कैसे ये अपने 2 स्टेप, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था बीटा ऑक्सीडेशन मतलब सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन्स, कैसे रिमूव होंगे वही हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो वो आप क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले आपका फैटी एसाइल कोएंजाइम RCH2 लॉन्ग चेन, ध्यान रखिएगा कार्निटिन शटल केवल लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ही क्रॉस करता है। शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड के लिए कार्निटिन शटल्स यूज में नहीं आते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स RCH2CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA, मतलब फैटी एसाइल कोएंजाइम के फॉर्म में वो चेंज हो चुका है फैटी एसिड, क्योंकि अगर फैटी एसिड होता तो लास्ट में COOH होता, अभी वो क्या है, फैटी एसाइल कोएंजाइम के फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये एसाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए फैटी एसाइल कोएंजाइम में कहाँ आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब स्टेप्स कैसी होगी, स्टेप्स ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप जो होगी वो बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी। बीटा ऑक्सीडेशन कितनी 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होगी उसकी ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप जो होगी उसकी हाइड्रेशन। सेकंड स्टेप क्या होगी, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। थर्ड स्टेप वापस क्या होगी, ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और फोर्थ स्टेप होगी क्लीवेज, जिसमें हम क्या करेंगे, हमें एसाइल कोएंजाइम का एक पार्ट रिमूव हो जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जो क्रैब्स साइकिल में एंट्री कर सकता है। फर्स्ट स्टेप ये आपका एसाइल कोएंजाइम है, फैटी एसाइल कोएंजाइम। फर्स्ट स्टेप आएगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, या कहीं कहीं पे आपको क्या लिखा आ सकता है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होगा इस स्टेप में, इस स्टेप में क्या होगा, बेसिकली हमने देखा है ये बीटा ऑक्सीडेशन है, मतलब ये इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, अल्फा और बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच के बॉन्ड्स में ही चेंजेस होंगे, जनरली बीटा कार्बन की पोजीशन पे ही चेंजेस होगा। फर्स्ट स्टेप आएगी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो इससे इसके हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा अल्फा और बीटा पोजीशन के, और FAD से FADH2 का प्रोडक्शन करवाएगा। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, हमें पता है क्या होगा, FAD कन्वर्टेड इनटू FADH2। FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में।
हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, दोनों पोजीशन के अल्फा और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी, ध्यान रखेगा एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन के। एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, एसाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेशन है तो एंजाइम कौन होगा, डिहाइड्रोजिनेज। ये बेसिकली एक ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। इस स्टेप में जब दोनों के हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, FAD कन्वर्टेड इनटू FADH2, और हमें पता है FAD क्या करता है, ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक FAD के H के मॉलिक्यूल में हम कहते हैं बेसिकली जब FADH की बात की जाती है तो 1.5 ATP को स्टोर करता है। कितना होता है उसका बेसिकल अमाउंट, 1.5 ATP। NADH के केस में कहता है तो क्या होता है 2.5 ATP किसी किसी बुक में, और कहीं पे 3 ATP, राउंड फिगर में देखा जाए तो 3 ATP। FADH के केस में क्या कहा जाता है 2 ATP। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ। जो CH2 था, एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, FAD ने एक्सेप्ट किया और FADH2 में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, R वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देंगे, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O S CO A, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, ट्रांस 2 डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल कोएंजाइम A, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम A, डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल कोएंजाइम A। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन है ये किस कंडीशन में होगी, ट्रांस कंडीशन में। जो हाइड्रोजन है ये किस सिचुएशन में होंगे, इसके ट्रांस सिचुएशन में, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा। और डेल्टा 2 क्यों कहा जाएगा, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था फैटी एसिड के लिए तो हमें पता था कि डेल्टा 2 का मतलब क्या होगा। डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल कोएंजाइम A, दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है, ट्रांस कंडीशन में, ठीक है। इसका प्रोडक्शन हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट आएगी आपकी हाइड्रेशन। क्या होगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, H2O ऐड होंगे। H2O का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें पता है वो H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है। यदि H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा तो रिएक्शन अल्फा और बीटा का वाले कार्बन पे ही होगी, तो क्या हो जाएगा CH2 और एक OH को ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का क्या होगा, RCOH, ठीक है, ये आपका CH2, ये CH2 हो गया, बेसिकली C डबल बॉन्ड O S CO A। अब इसको क्या कहा जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। सिंपल है। बट अब इस स्टेप में एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, इस स्टेप में एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, डेफिनेटली हाइड्रेशन रिएक्शन है, मतलब हाइड्रेटेज एंजाइम आएगा। हाइड्रेटेज एंजाइम कौन सा होगा, इनोइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज, इनोइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज, इनोइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज। इस स्टेप को यहां लेके आएंगे हम, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A, ये आपका RCOH, ठीक है, HCH2 C डबल बॉन्ड O SCOA। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A जो कि यहां पर प्रोड्यूस हुआ था किसके थ्रू, हाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू। थर्ड स्टेप क्या आएगी, हाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें पता है फर्स्ट ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन, सेकंड हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप वापस क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यही ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन यहां पर भी होगा थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप जो कि क्या होगी, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। अब ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन की स्टेप है, मतलब डेफिनेटली डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, जो कि यहां पर भी था डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा डिहाइड्रोजिनेज होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मतलब सिंपल से उसी के नाम से बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख रही हूँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज
एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ चुका है, मतलब वापस से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा? तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या जाएंगे? NAD, क्योंकि इस स्टेप में NADOH का और FADH का प्रोडक्शन होता है। तो अब NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया है। अब हाइड्रोजन का रिमूवल, वही बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। बीटा पोजीशन से जैसे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, मतलब क्या होगा इससे? एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, यहाँ पे किसका? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O S COA, ये क्या? कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम से बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन हो चुका है। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन हो चुका है। इस स्टेप में क्या है थी? थर्ड स्टेप के थ्रू ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू आपका क्या, किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का। कीटो ग्रुप कहाँ है आपकी? ये बीटा पोजीशन पर। ठीक है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। अब ये कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये कीटो एसाइल कोएंजाइम ए नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में और एसाइल कोएंजाइम में, जो कि हम अब यहाँ पर लिखने वाले, आपके ध्यान से समझिएगा। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए को आगे लेके, मतलब फोर्थ स्टेप की बात करेंगे। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे हम। जनरली किसको लेके चल रहे हैं? R C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O S COA। ये क्या हो गया आपका? बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप, जिसमें क्या होगा आपका? क्लीवेज, थायो क्लीवेज, जहां पर थायो क्लीवेज जो होगा आपका क्लीवेज। लास्ट स्टेप क्या थी आपकी? क्लीवेज, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, लास्ट स्टेप क्लीवेज। थायोलेज एंजाइम यूज होगा बेसिकली यहां पर थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में थायोलेज एंजाइम क्या करेगा? यहां पर एसिटिल कोएंजाइम, जो आपका क्लीवेज वाली स्टेप है, यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड होगा थायोलेसिस में, इसका ब्रेकडाउन होगा R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, S COA, जो भी इसका ग्रुप है आगे फैटी एसिड की लॉन्ग चेन, वो एक अलग हो जाएगी और 2 कार्बन कंटेनिंग एसाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम में सेपरेट आउट हो जाएगा, या में मिल जाएगा 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? थायोलेज या क्लीवेज हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। 2 कार्बन कंटेनिंग जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये क्या है आपका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए। ये वापस से बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रेडी है, इसका वापस से बीटा ऑक्सीडेशन होगा। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कहाँ इंटर कर जाएगा? क्रैब साइकिल में। और जैसे ही ये क्रैब साइकिल में इंटर कर जाएगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ETC साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिए 4 स्टेप्स क्या होगी? ऑक्सीडेशन का लास्ट स्टेप क्या थी? क्लीवेज या थायोलेजेस एंजाइम के प्रेजेंस में उसका क्लीवेज होगा एसाइल कोएंजाइम। अब फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में 18 कार्बन की फैटी एसिड चेन ली है। फैटी एसिड कितने कार्बन का लिया है? 18 कार्बन का, ठीक है, फैटी एसाइल कोएंजाइम में। ये 18 कार्बन का फैटी एसाइल कोएंजाइम में बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर किया है, तो जब इसका सेपरेशन या क्लीवेज होगा तो ये 16 कार्बन का मिलेगा हमें एसाइल कोएंजाइम में, और ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में सेपरेट हो जाएगा। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? 18 कार्बन। ये 16 कार्बन का एसाइल कोएंजाइम है, वापिस से बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर करेगा, फिर सेम स्टेप चलेगी, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमें? 14 कार्बन का एसाइल कोएंजाइम है और प्लस 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम, फिर ये एंटर करेगा बीटा ऑक्सीडेशन में, तो फिर हमें क्या मिलेगा?
12 कार्बन का एसाइल कोएंजाइम है प्लस 2 कार्बन का फिर आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। तो यही स्टेप चलती जाती है जब तक कि आपके फैटी एसिड का कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन ना हो जाए। जैसे ही कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका एनर्जी काउंट कर लिया जाता है। एनर्जी काउंट कैसे किया जाता है हमें पता है। FADH की बात की जाए तो FADH के केस में 1.5 ATP को मेजर किया जाता है, ठीक है, या कहीं कहीं पे 2 ATPs। और यदि NADH की बात की जाएगी तो NADH के केस में 2.5 ATP या किसी किसी बुक में आपको 3 ATP भी मिलेगा। तो इसके बेसिस पे कितने NADH और कितने FADH2 का प्रोडक्शन हुआ है वो आप मेजर कर लेते हैं, उसको ATP के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन कितना हुआ उस बीटा ऑक्सीडेशन में वो हमें मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये थी बीटा ऑक्सीडेशन की। बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, किसी जो डिजायर्ड सेल, जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कैसे लेके आए हमने वो देखा। बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं हमने वो देखी। यदि एक बार हमें ओवरव्यू देखना है तो ध्यान से समझिएगा। बीटा ऑक्सीडेशन की फर्स्ट स्टेप, 4 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन और फोर्थ स्टेप क्या होगी आपकी बेसिकली क्लीवेज। फोर्थ स्टेप क्या है, क्लीवेज। ऑक्सीडेशन में एंजाइम फर्स्ट स्टेप में एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो कि क्या करेगा, FAD से FADH2 का प्रोडक्शन करेगा। हाइड्रेशन में किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांस 2 इनोइल कोएंजाइम A का। ऑक्सीडेशन उस डेल्टा 2 ट्रांस इनोइल कोएंजाइम का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A। जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A का डिहाइड्रोजिनेशन वाली स्टेप्स जाती है या डिहाइड्रोजिनेशन होता है, हम क्या मिलता है उससे, NAD कन्वर्टेड इनटू NADH में, मतलब NADH का प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे ही बीटा 2 डिहाइड्रोजिनेशन उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है हमें क्या मिलता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A। कीटो एसाइल कोएंजाइम में मिल गया, उस कीटो एसाइल कोएंजाइम में क्लीवेज होगा तो हमें एसाइल कोएंजाइम में अलग मिलता है और एसिटिल कोएंजाइम में अलग मिलता है। वो एसिटिल कोएंजाइम में कहां पर इंटर कर जाता है, क्रेब्स साइकिल में, और ज्यादा से ज्यादा ATP का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो एसाइल कोएंजाइम में मिला है वो वापस से बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में इंटर करता है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है और वापस से एसाइल कोएंजाइम और एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये थी बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स की। बीटा ऑक्सीडेशन किन किन स्टेप्स में चलता है, कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ये सब कुछ हमने डिटेल में देखा। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।